अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर प्रोकैरियोट्स कंटिन्यू था, जिसमें हमने स्टार्ट की हेडिंग्स को और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम फर्दर रिलेटेड टू प्रोकैरियोट्स नई चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे और हमारी एमडी कैट की प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें किस तरीके से हेल्प करेंगी, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे। सही, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट बैक्टीरियल शेप एंड अरेंजमेंट। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट बैक्टीरियल शेप की और उनकी अरेंजमेंट की। इन द एंड मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बैक्टीरियल शेप और अरेंजमेंट को याद रखना, समझना, पढ़ना क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन रिसर्च फील्ड। हम बैक्टीरिया शेप को और उसके अरेंजमेंट की तरफ इतना तवज्जो क्यों देते हैं, इसका क्या रीज़न है या इसका क्या फ़ायदा है, हम ये भी समझेंगे। सही, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट बैक्टीरियल शेप की, सो बैक्टीरियल शेप रिफर्स करता है यानी बताता है, डिफाइन करता है। आप यहाँ पे जो है ना वो डिफाइन भी लिख सकते हो, डिफाइन। सही है, ये हमें डिफाइन करता है, बताता है, रिफर्स करता है टू द फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फिजिकल फॉर्म को, यानी बैक्टीरिया की अपीयरेंस को, बैक्टीरिया किस तरीके का दिखता है, कैसा है। ठीक है, अच्छा, नाउ कॉमनली क्लासिफाइड इनटू, अब ये फिजिकल फॉर्म यानी बैक्टीरिया की शेप डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई की गई है अकॉर्डिंग टू द शेप। सो हमारे पास जो सबसे पहली शेप है बैक्टीरिया की वो कहलाती है कोकस, यानी स्फेरिकल शेप। वो तमाम बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप के हैं वो इस कोकस कैटेगरी में आएंगे। सही, सेकंड हमारे पास है बसीलस, यानी रॉड लाइक शेप। रॉड लाइक शेप जितने बैक्टीरिया होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। सही, नंबर थर्ड हमारे पास जो शेप है वो है स्पेरिलम, यानी स्पाइरल शेप। अब जितनी भी स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होंगे, यानी जिनका फिजिकल फॉर्म, फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, स्पाइरल शेप नुमा होगी, तो वो सारे बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, स्पेरिलम में। लास्ट और फोर्थ हमारे पास जो कॉमन शेप है दैट इज वेबिरो। अब वेबिरो जो हमारे पास शेप है वो होता है कॉमन शेप, यानी कोमा शेप। अब कोमा शेप क्या है, यानी वो तमाम बैक्टीरिया जो कॉमा शेप के हैं, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास इस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस कैटेगरी है ये शेप के अकॉर्डिंग है, यानी इस शेप के, इस लिहाज के बैक्टीरिया जितने होंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया को दो ही तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। सबसे पहला उसके शेप के अकॉर्डिंग, सेकंड उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। अब शेप तो आपको समझ आ गया कि शेप के अकॉर्डिंग का क्या मतलब, यानी उनकी फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग। सही, नंबर सेकंड जो हमारे पास अरेंजमेंट है, अब ये बैक्टीरियल अरेंजमेंट किस चीज को डिफाइन करती है, किस चीज को रिफर करती है। सो ये अरेंजमेंट रिफर करती है हाउ बैक्टीरियल सेल ग्रुप टुगेदर, कि बैक्टीरियल सेल ने एक साथ ग्रुप किस तरह बनाया हुआ है। सही, जैसे हम फॉर एग्जांपल ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप की कोई ना कोई नीश तो होती है, कोई ना कोई कैटेगरी तो होती है कि इस ग्रुप में यही चीजें आएंगी। अब जैसे हमारा स्टडी ग्रुप है तो उसमें स्टडी मटेरियल आएगा। सही, जो भी वीडियो लिंक होगी वो आएगी, स्टडी से रेलेवेंट जो चीजें होंगी, पेपर से रेलेवेंट वो सारी चीजें आएंगी। तो डिफरेंट ग्रुप होता है तो वो किसी ना किसी नीश के ऊपर, किसी न किसी कैटेगरी के ऊपर, चीज के ऊपर बनाया जाता है। नाउ अरेंजमेंट हमें ये बात डिफाइन करेगा, ये चीज बताएगा कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इन्होंने किसके साथ ग्रुप बनाया है, कैसा ग्रुप बनाया है। सही, तो ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है कि बैक्टीरिया का जो शेप होता है, बैक्टीरियल शेप, वो किस चीज को रिफर करता है, वो रिफर करता है फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया किस तरीके का है, कैसा बैक्टीरिया है, दिखने में कैसा है, क्या उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। सही ना, बात करें अरेंजमेंट की, सो अरेंजमेंट रिफर करेगा कि बैक्टीरियल सेल किसी दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ किस तरीके का ग्रुप बनाएगा, कैसा ग्रुप बनाएगा। सही, सो ये अरेंजमेंट और ये शेप हमें ये चीज रिफर करती है, डिफाइन करती है। अब ये हमें ये तो समझ आ गया कि ये रिफर क्या कर रहा है, डिफाइन क्या कर रहा है, बट ये शेप, बैक्टीरियल शेप और बैक्टीरियल अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम
लास्ट में डिस्कस करेंगे। सही, अभी आपने जो ये याद रखना है कि ये रिफर क्या कर रहा है, शेप क्या रिफर कर रहा है और अरेंजमेंट क्या रिफर कर रहा है। सही, अच्छा अब शेप को देख लेते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास जो शेप है दैट इज डिप्लो। डिप्लो जो हमारे पास होता है ये डिफाइन करता है पेयर्स ग्रुप को। सही, ये हमारे पास सारे क्या है स्टूडेंट, ग्रुप्स हैं। सही, ग्रुप्स है, यानी इस तरीके का ग्रुप बनाएगा बैक्टीरिया। सो डिप्लो मतलब पेयर्स, यानी दो बैक्टीरिया सेल का ग्रुप। सही, उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेप्टो। स्ट्रेप्टो जो होता है ये चेन नुमा होता है। ठीक है, चेन नुमा इनका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। सही, बैक्टीरिया का इस तरह चेन नुमा स्ट्रक्चर होता है। सही, इसके अलावा तीसरा हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो है स्टेप फिलो, यानी क्लस्टर नुमा। सही, नंबर 4 हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है स्टूडेंट वो होती है टेट्रिड। टेट्रिड जो होती है ये ग्रुप ऑफ 4 होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 का जो है ना वो बैक्टीरिया ग्रुप बनाते हैं। सही, अपनी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 5 पे हमारे पास है सर्सिना। ये क्यूब लाइक होता है क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ 8 होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए लाजमन याद रखनी है। सही, तो हमने बात की सबसे पहले बैक्टीरियल शेप की। बैक्टीरियल शेप वो जो रिफर्स करेगा फिजिकल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया को, कि बैक्टीरिया फिजिकली कैसा है। सही, नाउ अरेंजमेंट रिफर करेगी बैक्टीरियल सेल के ग्रुप्स को, कि उसने आपस में टुगेदर एक साथ किस तरीके का ग्रुप बनाया हुआ है अपने सेल के साथ। सही है, डिफरेंट बैक्टीरियल सेल के साथ मजीद कुछ और बैक्टीरियल सेल मिल जाएंगे तो कैसा ग्रुप बनाएंगे। सही है, तो अरेंजमेंट हमें ये डिफाइन करेगी। सही, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बैक्टीरियल अरेंजमेंट और बैक्टीरियल शेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट किस तरह है। सो जब हम किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसे ढूंढने के लिए ये अरेंजमेंट और ये शेप हमें बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए डिफरेंट शेप की कैटेगरी में और डिफरेंट अरेंजमेंट की कैटेगरी में बैक्टीरियाज को रखा जाता है, ताकि जब बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करना हो तो हमें हेल्प मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया ने कोई बीमारी, कोई डिजीज फैलाई है। सही, अब उस डिजीज के सिम्टम के जरिए हम बैक्टीरिया तक पहुंचेंगे। भाई बीमारी हुई है, डिजीज फैला है अगर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज फैल गया। सही, अब वो जो डिजीज फैला है उसको हम कैसे पकड़ेंगे, उसके सिम्टम से, कि ये अलामत नजर आ रहे। सही, अब उस सिम्टम्स की मदद से हमने वो डिजीज को पकड़ा, उस बैक्टीरिया को पकड़ा। अब बैक्टीरिया कौन सा है ये आइडेंटिफाई हम कब करेंगे, उसके शेप की मदद से और उसके अरेंजमेंट की मदद से, कि भाई ये जो बैक्टीरिया है जो इस डिजीज को फैला रहा है, तो इस बैक्टीरिया का शेप ऐसा है, इसकी अरेंजमेंट ऐसी है, ये ग्रुप ऐसा बनाता है, इसका पैटर्न ऐसा है। तो उस पैटर्न, उस अरेंजमेंट, उस ग्रुप और उस शेप की मदद से हमें बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया की मजीद क्लासिफिकेशन, उसकी कैटेगरी, उसकी रिप्रोडक्शन, सब कुछ आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। सही, सो अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरियल शेप एंड अरेंजमेंट किस तरह मदद देता है, सो बैक्टीरियल शेप और अरेंजमेंट हमें हेल्प देता है किसी भी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने में। सही, आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। आपने इसमें याद क्या रखना है, आपने इसमें ये नाम याद रखना है। सही है, बैक्टीरिया के शेप के नाम जो मैंने आपको यहाँ बताए और बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के नाम ये लाजमन याद रखने हैं फॉर दी एमसीक्यूज। रीजन क्या है इसका, कॉन्सेप्चुअल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, कि अरेंजमेंट जो है वो रिफर्स करेगी बैक्टीरिया सेल किसी दूसरे के साथ एक साथ किस तरह ग्रुप बनाएगा, अरेंजमेंट ये चीज जाहिर करेगी। जबकि शेप क्या जाहिर करेगा, इसकी फिजिकल फॉर्म जाहिर करेगा, बैक्टीरिया की अपीयरेंस को जाहिर करेगा। सही है, बिहाइंड कॉन्सेप्ट ये है और नाम आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब हम अपने फर्दर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इन प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, प्रोकैरियोट किस तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी ग़िज़ाइयत को हासिल करते हैं। सो हमारे पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये क्लासिफाइड होते हैं इनटू 2 मेन टाइप्स में। ठीक है,
सो न्यूट्रिशन की दो टाइप होती है, आपको पता है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक, दूसरी होती है हेटरोट्रॉफिक। सो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इसी तरीके से तमाम जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर भी इसी क्लासिफिकेशन, इसी मेन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोकैरियोट अपने सारे न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिशंस को हासिल करते हैं। सही। तो अगर हम समझे सबसे पहले स्टूडेंट ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स को, यानी वो तमाम प्रोकैरियोट जो सिंथेसाइज करते हैं देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट। सो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा, यानी वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। सो इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को ही इस्तेमाल करके डिफरेंट सोर्सेज के जरिए अपना खाना बनाते हैं, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। सही। तो ये हमारे पास होते हैं ऑटोट्रॉफ, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो है हेटरोट्रॉफिक। तो इसी तरीके से प्रोकैरियोट में भी कुछ हमारे पास ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सही। सो ऑटोट्रॉफ प्रोकैरियोट जो होते हैं उसमें मोस्टली हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं या फिर केमियो ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक वो तमाम हमारे पास प्रोकैरियोट जो सनलाइट को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल में आप लाजमन लिखिएगा, याद रखिएगा कि प्रोकैरियोट में वो ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट की रोशनी को इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहा है, वो साइनोबैक्टीरिया है। सही। इसके अलावा केमियो ऑटोट्रॉफ, यानी जो केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमियो ऑटोट्रॉफ। सही। अब अगर हम बात करें हेटरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट्स की, तो हेटरोट्रॉफिक प्रोकैरियोट ये ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज किस तरह? दे कैन बी, ये अपना फूड हासिल करेंगे बाय स्ट्रेपोट्रॉफ, यानी फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनका जो हमारे पास डेड डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म है, उनकी डिकम्पोजिशन को खाना, ठीक है, अपना फूड बनाना, यूटिलाइज करना। तो ये वो तमाम ऑर्गेनिज्म है जो कहलाते हैं स्पेक्ट्रोट्रॉफ। सही है, यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को अपने फूड में यूटिलाइज करना। इसके अलावा हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफ में आते हैं। पैरासाइट्स डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर। सही। तो बहुत से पैरासाइट्स हमारे पास प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, ठीक है, जो खुद फायदा लेते हैं लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। सो ये भी इनकी एक न्यूट्रिएंट्स का हिस्सा है, ये इस तरह न्यूट्रिएंट को हासिल करते हैं। सही। ऐसे तमाम को हम कहते हैं पैरासाइट, जिसे हम पैलेंटोलॉजी में डिस्कस कर रहे होते हैं। नहीं, पैरासाइटोलॉजी में, पैलेंटोलॉजी में तो हम फॉसिल्स पढ़ रहे होते हैं ना, पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं। तो पैरासाइट्स भी एक तरीके का हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे होते हैं, बट ना ही वो खाना खुद बनाते हैं, ना ही किसी पे डिपेंडेंट होते हैं, बल्कि वो एज अ होस्ट जो है ना खुद फायदा हासिल कर रहे होते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सही। इसके अलावा हमारे पास है सिम्बायोनेट्स, ये लाइफ करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में विद अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ही रहकर खाना पीना करते हैं, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ना ही इन्हें किसी से नुकसान होता है, मिलके म्यूचुअल शेयरिंग करके ये रहते हैं। सही। तो ये हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन था प्रोकैरियोट के अंदर। वैसे हमारे पास प्रोकैरियोट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप होती है, एक ऑटोट्रॉफिक, एक हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोट वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्पेशली सनलाइट की मदद से और केमिकल एनर्जी की मदद से। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स के अंदर हो और सनलाइट की रोशनी का इस्तेमाल करके फूड बनाए, उन्हें हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। मतलब उनकी एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की। सही। और वो कहलाते हैं क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। इसके अलावा हेटेरो ऑर्गेनिज्म में, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में, यानी जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं अपनी न्यूट्रिएंट्स को, वो हमारे पास होते हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो होस्ट बन के न्यूट्रिएंट हासिल कर रहे होते हैं, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअल शेयरिंग करके फूड को शेयर करके फूड हासिल कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज हासिल कर रहे होते हैं। सही। तो ये हमारे पास था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोकैरियोट। नाउ स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स की, कि प्रोकैरियोट फर्दर किस तरह प्रोडक्शन करते हैं, किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, और उस प्रोसीजर को
क्या कहा जाता है? तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट्स की, सो प्रोडक्शन इन प्रोकैरियोट इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन एक पूरा प्रोसेस है, अमल है, बाय विच अ सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होंगे टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल प्राइमरी थ्रू अ मेथड कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। अब देखो इस प्रोसेस में हमारे पास होगा क्या, एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वो सेल जो प्रोकैरियोट से लिया जाएगा। सो प्रोकैरियोट का एक सिंगल सेल, उसमें से क्या होगा, सेल डिवीजन होगी, सही है, सेल डिवाइड होगा और डिफरेंट आइडेंटिकल बनाएगा अपने टू डॉटर सेल का। जैसे हमारे पास एक सेल होता है और इसमें से दो डॉटर सेल बनेंगे, सही, यह हमारे पास एक सेल है, इसमें से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे और इस पूरे मेथड को ये जो स्टार्ट होगा इसे हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। सो बाइनरी फ्यूजन आपने पढ़ा होगा, बाइनरी फ्यूजन की मदद से ही प्रोकैरियोट रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, सही। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि प्रोकैरियोट की रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मेथड है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बाइनरी फ्यूजन, सही। इस तरीके से प्रोकैरियोट अपनी पैदावार को, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के इंपॉर्टेंस की स्टूडेंट, के प्रोकैरियोट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, सो प्रोकैरियोट्स आर एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम। प्रोकैरियोट हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है। क्यों एसेंशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ये एक रोल प्ले कर रहे हैं, की रोल प्ले कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग करने में। सो न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में एक की रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे अभी हमने इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, तो उसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉफ में है और हेटेरोट्रॉफ में है। सो हेटेरोट्रॉफ में हमने ना सिर्फ पैरासाइट्स को डिस्कस किया, म्यूचुअल शेयरिंग को डिस्कस किया, बल्कि साथ ही हमने डिस्कस किया था कि ये डेड ऑर्गेनिज्म को भी खा रहे, सही। सो जब वो डेड ऑर्गेनिज्म को खाएंगे तो वो डीकम्पोजिशन में काफी हेल्प करेंगे। इस तरीके से मजीद पैदावार होगी प्लांट की और फिर उस प्लांट को बाकी ऑर्गेनिज्म में खाएंगे, तो पूरा एक चेन बनेगा, सही। जो हमारे पास फूड चेन आपने पढ़ा होगा, फूड चेन बढ़ेगा। तो इकोसिस्टम में इस फूड चेन को और इस न्यूट्रिएंट को, इस न्यूट्रिशन को साइक्लिक मैनर पे लेके चलने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है प्रोकैरियोट, ठीक है। तो आपसे इम्पोर्टेंस पूछी जा सकती है, तभी मैंने इसे इंक्लूड किया है कि हमारे पास प्रोकैरियोट का सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये कि ये इकोसिस्टम में क्या करता है, न्यूट्रिएंट क्या करता है, न्यूट्रिशन को साइक्लिंग करता है, सही। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, जैसे कार्बन फिक्सेशन होता है इस तरह प्रोकैरियोट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा डीकम्पोजिशन में काफी हेल्प करता है प्रोकैरियोट। दे ऑल्सो मेडिकल, इंडस्ट्रियल एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंट। इसके पास मेडिकल, इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये मेडिकल इंडस्ट्री में और इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री में इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रोकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट को ना सिर्फ इंडस्ट्रीज में बल्कि लेबोरेटरीज में, टेक्नोलॉजी लैब में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस पे डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सही। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंक्लूडिंग यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, टेस्ट के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ये ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है ना। हमने डिस्कस किया इसके रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्शन का एक पूरा प्रोसेस है प्रोकैरियोट का। एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड होता है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर्स में ना। फर्दर ये डॉटर सेल्स होंगे, ये फर्दर इस तरह डिवाइड होंगे, ठीक है, और इस तरह ये पूरा जो रिप्रोडक्शन है वो चलती जाएगी और इनकी पैदावार बढ़ती जाएगी, राइट ना। इसी के साथ इंपॉर्टेंस की बात की हमने कि ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काफी हेल्प करता है, कार्बन फिक्सेशन में, डीकम्पोजिशन में, मेडिकल, इंडस्ट्रियल लेवल में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है ये ऑर्गेनिज्म। नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे क्या ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे सेल को डिजीज की सूरत में या इन्फेक्शंस की सूरत में। अगर है तो उनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है जो यूज करना जरूरी है, सही। तो अगर हम बात करें, हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, यानी वो तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर सकते हैं डिजीज को,
ठीक है। सो प्रोकैरियोट हमने डिस्कस किया, इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो है कि ये इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री लेवल पे, मेडिसिन की सूरत में काफी ज्यादा हमारे पास की रोल प्ले कर रहा है प्रोकैरियोट, सही। बट प्रोकैरियोट जो है ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, साथ ही ये सलाहियत भी रखता है कि ये डिजीज को कॉज कर सके, ठीक है, डिजीज फैला सके इन दियर होस्ट, अपने होस्ट में, जहां ये रह रहा है अपने हैबिटेट में, अपने होस्ट में, वहां पे डिजीज भी कॉज करता है, सही, कर सकता है और करता भी है। द लैक अ न्यूक्लियस एंड अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल but they have mechanism to infect and harm other living organism। ये प्रोकैरियोट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, लेकिन इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट और इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं, यानी इन्फेक्शन की सूरत में, डिजीज की सूरत में, टॉक्सिन सब्सटेंस की सूरत में, हर तरीके से ये इफेक्ट कर सकता है क्योंकि इसमें मैकेनिज्म मौजूद है इन्फेक्ट करने का, ठीक है। इसके अलावा लिखा है दे ऑफन प्रोड्यूस टॉक्सिन एंड अटैक इन इम्यून रिस्पॉन्स। टॉक्सिन चीजें को प्रोड्यूस करता है, सब्सटेंस को, मटेरियल्स को, सेल को प्रोड्यूस करता है और साथ ही इम्यून रिस्पॉन्स में अटैक करता है डायरेक्ट, ठीक है। दे कैन कॉज सिम्टम्स टू डिजीज को फैलाने में एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है, यानी कि इन्फेक्शन को क्रिएट करना, डिजीज को फैलाना, ये प्रोकैरियोट इजीली कर सकता है। तो हम इसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि डिजीज भी कॉज कर रहा है, डिजीज भी फैला रहा है। ना अब इस डिजीज से किस तरह बचा जाएगा, इसे किस तरह रोका जाएगा, तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं और कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बनाए जाते हैं। अब ये एंटीबायोटिक क्या है? They are used to kill or inhibit the growth of bacteria। एंटीबायोटिक हम अपनी मेडिसिन में शामिल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ताकि इन बैक्टीरिया को मारा जा सके, किल किया जा सके या फिर इनकी ग्रोथ को रोका जा सके। इनहेबिट मतलब रोकना, ग्रोथ को बढ़ने से रोका जा सके। हेल्पिंग टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीट करने में काफी मदद देता है, सही। इसके अलावा अगर हम बात करें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की स्टूडेंट, दे अकर व्हेन बैक्टीरिया इवॉल्व मैकेनिज्म टू सर्व द इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक हम डोज तब इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जब बैक्टीरिया इसके वर्क में जो है ना इनरोल हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है और एंटीबायोटिक जो है अब वो स्टॉप नहीं कर पा रहा। द बैक्टीरिया कांट स्टॉप द इन्फेक्शन एनीमोर। अब ये जो एंटीबायोटिक हमने डोज पहले ली थी ना, ये इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोक पा रहा है ना किल कर पा रहा है। सो ऐसे इसमें हम हार्डर तरीके से ट्रीट करते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। सो जब हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी वो तमाम बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में रहकर या बाहर से इन्वायरमेंट से हमारे इम्यून में अटैक करके कुछ जो है डिजीज को, कुछ इन्फेक्शन को या कुछ हमारे पास टॉक्सिन सेल को जब रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोकैरियोट एक वो बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया में भी इंक्लूड है, यानी ये सेल के अंदर डिजीज भी क्रिएट कर रहा है, कॉज कर रहा है। इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है, लेकिन इनके पास ये मैकेनिज्म मौजूद है कि ये बाकी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट कर सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या मैकेनिज्म है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करने का, तो प्रोकैरियोट के अंदर वो मैकेनिज्म मौजूद है, तभी तो वो दूसरे बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स को इजिली इफेक्ट करके जो है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट टॉपिक था प्रोकैरियोट्स में। हमने स्टार्ट में पार्ट 1 में स्टार्टिंग की कुछ टॉपिक को डिस्कस किया, अभी हमने फर्दर टॉपिक को डिस्कस किया। अगर आपको कोई चीज ना समझ आए या कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करे तो कमेंट में जरूर पूछेगा। हर टॉपिक को एमसीक्यूज के लिए अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर आपका एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एज सच क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट ने अपने नोट्स नहीं बनाए, कोशिश करें अपने नोट्स को साथ साथ बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।